तत्त्वम् असि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तुम वही परमात्मा के दिव्य अंश हो जो सदा सदा से इस धरती को गौरवान्वित करते रहे हो। हे अमृत पुत्रो, उठो, जागो और अपने अभीष्ट को प्राप्त करने तक रुको मत। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, बड़ा रगों में प्राण भरने वाला, भीतर से उत्साह और जोश जगाने वाला है, किसी यौवन को उभारने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस महान आंदोलन को और आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि आखिर हम जागें तो किस उद्देश्य को लेकर, किस महान लक्ष्य को लेकर। परम लक्ष्य हमारा क्या हो, हमारे सामने दो ही बिंदु रखे, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इस युवा आंदोलन के प्रारंभ से लेकर आज तक मैं समझता हूं कि प्रत्येक युवा के मन में इसके अतिरिक्त कोई तीसरा भाव नहीं है। यदि कोई तीसरा भाव कहीं जन्म ले रहा हो तो निश्चय ही वो विकार है, विषाणु है, विष है। उसे जितने जल्दी निकाल कर फेंक दिया जाए बहुत अच्छा होगा। एकमात्र और एकमात्र लक्ष्य मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, परम पूज्य गुरुदेव के महान उस दिव्य स्वप्न को पूरा करने का एक महान आंदोलन, युवा आंदोलन। काफ़ी लंबे समय से हम बड़ी यात्रा करते आ रहे हैं। देश के कोने कोने में जगह जगह से आंदोलन फूटा है और सच पूछें मुझे याद आता है, हमारे वरिष्ठ भाई साहब बताते हैं कि गुरुदेव ने कभी गायत्री के लिए यह बात कही थी कि अब तो वो मैं भी चाहूँ तो भी नहीं रोक सकता, ये विश्वव्यापी होकर रहेंगी। ये युवा आंदोलन भी कुछ इसी तरह फूट पड़ा है, मानो एक बार गंगा ने फिर से कल कल की ध्वनि पैदा की हो, हिमालय का सीना चीर करके वो फिर बहने को तत्पर दिखाई देती है। देश के किसी भी कोने में जाइए, कोई ना कोई रचना लिए हुए, कोई ना कोई शुभ संकल्प लिए हुए युवा खड़ा दिखाई देता है। विगत दिनों यहाँ आने के बाद और उसके पूर्व से भी हम देश के विभिन्न कोनों में इस अभियान को लेकर जाते रहे। हर जगह एक अद्भुत उत्साह दिखाई दिया, हर युवा का हृदय मचलता दिखाई दिया। हम एक ही प्रयास करते रहे कि संतुलित रहे, अनुशासित रहे, जोश के साथ होश बना रहे और ये क्रम हमारा निरंतर आगे बढ़ता चला गया। इन दोनों जो संदर्भ दिखाई देता है युवा आंदोलन के लिए कि क्या आवश्यकता आन पड़ी, हम सब जैसे चल रहे थे वैसे ही चलता रहता, परंतु नहीं, कुछ भगवान को, विधाता को अनूठा स्वीकार्य है, इसलिए कुछ नई बात उठकर खड़ी हुई है। आज जब हम संदर्भ देखते हैं तो सामने तीन क्षितिज पर तीन संदर्भ उभरे दिखाई देते हैं। पहला संदर्भ व्यक्तिक है, दूसरा राष्ट्रीय है और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय है। जब हम व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, किसी युवा को टटोलते हैं तो पाते हैं कि इन दोनों वो पाश्चात्य की गर्मी से इतना गर्मी से भरा हुआ है कि अपनी संस्कृति, अपनी जड़ें, अपनी सभ्यता, अपनी मूल अवधारणा, अपने पूर्वजों, अपनी परंपराओं को भूलता दिखाई दे रहा है। आप पूछें किसी सामान्य युवा को, आप सब सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान ने चुन लिया है किसी महान कार्य के लिए, इसलिए आपके भीतर वो ज्ञान और संदेश उनने समय समय पर आपके सोते हुए भी, सुप्त मन में भी प्रवेश कराते रहते हैं। परंतु एक आम आदमी जिसके भीतर ये सौभाग्य नहीं मिला, उसके जीवन को टटोल के देखें तो ऐसा लगता है जैसे उसके जीवन में कोई दिशा ही नहीं बची, दिशा शून्य जीवन। कोई निर्णय, कोई लक्ष्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ओझल है। उसके जीवन में किसी तरह की गर्मी, कोई कुछ अनूठा करने की चाहत बिल्कुल नहीं दिखाई देती। कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ भोग दिखाई देता है, सिर्फ दिखाई देता है खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। ये पाश्चात्य जीवन उसको खोखला किया जा रहा है। कहीं भी युवा को टटोलेंगे आप ये बात दिखाई देगी कि पाश्चात्य जीवन ने, उस पाश्चात्य चिंतन के प्रति उसकी आस्था इतनी दृढ़ हो गई है कि उसने अपनी जो परंपरागत लाखों वर्ष से जिस सिद्धांत को हमारे ऋषियों ने स्थापित किया था वो उसके लिए अमान्य जैसा हो गया है। वो जीवन में कुछ ऐसा रद्दी करके, गलत करके, कमज़ोर करके, घटिया करके अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है और जो स्वर्ग का, अमृत का पुत्र था, अमृत को पीने से मना कर रहा है। इसलिए भाइयों, एक संदर्भ ये उठता है कि इस भटके हुए युवा को हम फिर से अपनी नई राह दिखाएं, अपनी संस्कृति की सौंधी सौंधी सुगंध, इस अमृत को उसको छक कर पान कराएं। हमारा एक लक्ष्य और एक कर्तव्य यह होता है कि हम देश की संपूर्ण तरुणाई को फिर से झकझोर दें। ये 2011 के आंकड़े जनसंख्या के हमको कुछ नई चीज़ कह गए, हमसे फिर हमको बता गए कि इस देश में 0 से लेकर 35 वर्ष की उम्र के 65% लोग हैं, 25 साल तक की उम्र के 50% लोग हैं। इतनी बड़ी वर्कफोर्स, इतनी बड़ी ताकत से देश में आज यौवन के साथ लदी हुई है। देखें तो ये देश पूरी तरह किसी यौवन से लदा हुआ है। इसकी भुजाओं में, इसकी शिराओं में, इसकी धमनियों में
ऐसा गर्म रक्त बह रहा है जो बार बार कह रहा है कि एक बार फिर से अंगड़ाई लेगा भारत, खड़ा होगा, देश को फिर से विश्व विजयी बनाएगा, दिग्विजय करेगा और संसार को एक बार फिर से बताएगा कि हम पहले भी जगत गुरु थे और अब भी जगत गुरु हैं, हम पहले भी चक्रवर्ती सम्राट थे, अब भी हैं, और हम पहले भी सोने की चिड़िया थे और आज भी हम सजे हुए हैं। भाइयों, ये व्यक्तिगत संदर्भ दिखाई देता है। दूसरा संदर्भ एक और आता है, वह है राष्ट्रीय संदर्भ। राष्ट्र की जब आप किसी भी आंचल को थोड़ा सा पलट के देखिए, चाहे पूर्व उत्तर में जाएं, चाहे पश्चिम में चले जाएं, चाहे उत्तर में जाएं, तो दक्षिण में जाएं, आप देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। एक और भारत का यौवन बढ़ता हुआ निरंतर, और विश्लेषक कह रहे हैं कि आने वाले 2050 तक भारत का यौवन इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, जबकि विश्व के अन्य देश बुढ़े हो रहे हैं, परंतु भारत का यौवन खिल रहा है। ये सौंदर्य, ये बयार जो है ना, फिर से कुछ सुगंध लेकर बह रही। तो भाइयों, भारतवर्ष के संदर्भ में जब हम बात सोचते हैं अपने देश के संदर्भ में, कि एक तरफ हम इतना इसका गुणगान करते थकते नहीं, ऋषियों की पावन परंपराओं को स्मरण करते हुए रोमांचित होते हैं, हम अपनी पुरानी सभ्यता को देख करके इठलाते हैं कि आज से 5 और 7 हज़ार वर्ष पहले भी हमारे पूर्वज एक सभ्य संस्कृति में विद्यमान थे, और जबकि पश्चिम के देश पत्थरों से लड़ रहे थे। परंतु भाइयों, जब इसी की दूसरी तस्वीर पलट कर देखते हैं, इसी भारत का जब दूसरा परिदृश्य देखते हैं, तो हमारा कलेजा कांप उठता है। देखें आप जरा, आतंकवाद, सारी सीमाएं असुरक्षित, देश के बाहर और देश के भीतर दोनों तरफ खतरे से जूझ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि गंदगी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक समान रूप से व्याप्त है, ना कोई गांव ना कोई शहर दिखाई देता है जहां स्वच्छता का कोई पाठ पढ़ा रहा हो। कुछ भी खाया ट्रेन में ही फेंक दिया, छिलका खाया रोड पे पटक दिया, अपने घर की गंदगी सामने के दरवाजे पर पटक दी, और तो और सारी गंदगी इकट्ठी करके हमने दूध बहाने वाली नदियों में डाल दी। सारी की सारी स्थिति विपरीत दिखाई देती है, गंदगी दिखाई देती है। अशिक्षा, आज भी आंकड़े कह रहे हैं कि 26% भारत आज भी अंगूठा टेक है, 74% हमारे यहाँ शिक्षित है भारत, 26, और बहनों में तो इसका प्रतिशत और ज़्यादा है। 26% देश आज भी अंगूठा लिए घूम रहा है भाइयों, जो ना पढ़ सकता है, ना समझ सकता है, ना जान सकता है, किसी भी आदमी के कभी भी पीछे चल देता है। यह शिक्षा। हम देखते हैं कुरीतियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अभी हमारे भाई दिनेश जी एक यात्रा पर गए हुए थे राजस्थान में, बाड़मेर ज़िले में। उनने जो बात आकर बताई, आपका कलेजा कांप उठेगा भाइयों। एक विशेष जाति है जिसे भाटी जाति कहते हैं। ये बाड़मेर ज़िले में रहते हैं। वहाँ पर एक गांव जहाँ वो गए, उस गांव में पिछले 80 वर्ष से कोई बारात नहीं आई, क्योंकि उसमें जैसे ही लड़की पैदा होती है उसको दूध पिला दिया जाता है। अच्छा काम है, परंतु ऐसे दूध नहीं, खोलते हुए दूध में जन्म ली हुई बच्ची को डाल दिया जाता है मित्रों, और जन्मते ही उसको समझ लो उसको मृत्यु को प्राप्त करा दिया जाता है। कल्पना करें कौन से देश में रह रहे हैं हम। ये कुरीतियाँ हमको इस तरह से बजबजा रही हैं समाज में कि इस बदबू को दूर दूर तक सूंघते समझ में आता है लोगों को। सारी दुनिया इस बात से पीड़ित है। आप देखें दहेज की प्रथा, आप देखें भ्रूण हत्या। ये पंजाब और हरियाणा जैसे संपन्न प्रदेश, आज जहाँ 750, 1000 के पीछे 750 बहनें बचीं, कल के दिन हो सकता है एक नए तरीके के वेडिंग कार्ड्स बनेंगे, जिसमें कोई 2 पुरुष का नाम होगा और एक स्त्री का नाम लिखा होगा। स्थिति बहुत भीषण है भाइयों। आज देख रहे हैं कुरीतियाँ। फिर आप देखिए, और नशा, किसी भी स्कूल में, गांव में, कहीं भी जाइए, नशा पूरी तरह गिरफ्त में ले रखा है सारे यौवन को। अभी पिछले दिनों नर्मदा की यात्रा पर हम लोग गए थे। एक गांव में हमने गोष्ठी ली, छोटा सा गांव था। हमने स्कूल में गोष्ठी ली और बच्चों से पूछा, हमने आचार्य जी से पूछा कि यहाँ कितने बच्चे नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, हाथ ऊँचा करें। किसी ने भी हाथ ऊँचा नहीं किया। तो हमको बड़ा अच्छा लगा। हमने आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी यहाँ कोई भी बच्चा गुटखा नहीं खाता? बड़ी अच्छी बात है। आचार्य जी मुस्कराए और बोले, नहीं भाई साहब, यहाँ 100% बच्चे गुटखा खाते हैं और हम लोग भी गुटखा खाते हैं। पूरा स्कूल नशे की गिरफ्त में भाइयों। ये किसी एक स्कूल का उदाहरण नहीं, ये भारतवर्ष के कोने कोने में सब जगह सारी शैक्षणिक संस्थाओं की यही स्थिति बनी हुई। बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो और भयानक भीभत्स स्थिति दिखाई देती। ये जितने भी अत्याचार, जितने तरह के पाखंड, जितने तरह के उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, नशा इनकी सबकी जड़ में बैठा हुआ है। आप पाएंगे कि इस तरह राष्ट्रीय समस्याएं हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं। बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। आज परावलंबन, गांव पूरी तरह नष्ट हो गए, गंदगी की चपेट में है और परावलंबन की चपेट में। गुरुजी कहते थे कि आने वाले दिनों में 21वीं शताब्दी में हमारे शहर दुबले होंगे और गांव मोटे हो जाएंगे। कौन करेगा इन्हें? इस गंदगी को इस भारतवर्ष से कौन साफ करेगा?
इन कुरीतियों से इस देश को कौन मुक्त करेगा? इस नशे के पाखंड से, इस नशे के राक्षस से हम अपनी मनुष्यता को, अपने भारतीय इस अमृत पुत्रों को कैसे बचाएंगे? ये विचार करने का विषय है। और सिर्फ एक ही किरण दिखाई देती है, वो है युवा। कोई आशा की किरण दिखाई देती है तो सिर्फ यौवन, इस देश का यौवन। इसलिए भाइयों, राष्ट्रीय संदर्भ में भी ढेर सारी चुनौतियां दिखाई देती हैं। पिछले दिनों ढेर सारे आंदोलन हुए, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा तंत्र खड़ा हुआ। उसके पूर्व भी इस तरह के आंदोलन खड़े हुए। ये भ्रष्टाचार हमारी जड़ों में भर गया है, पूरी तरह हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने में लगा है, हमारे मूल्य और परंपराओं को पूरी तरह इस भारतवर्ष से द्रोहित करने में लगा हुआ है। इस भ्रष्टाचार को कौन मिटाएगा मित्रों? नारे तो कोई भी लगा सकता है, किसी आंदोलन में, भीड़ में कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई रैली कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है। उसके लिए पात्रता नहीं कि आप व्यक्तिगत तौर पर प्रमाणित हों, आप भ्रष्टाचार से मुक्त हों, इस बात का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगता। आप जाइए, नारे लगाइए और आ जाइए, बस आंदोलन हो जाएगा, देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मित्रों, हमको एक एक इकाई को, एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर ठीक होना होगा। अपने आप को अपना करें सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। इस बात को जीवंत करना होगा, कहना नहीं, नारा नहीं, इसको अपने जीवन में जी के बताना पड़ेगा, अनुभव में लाना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तो भाइयों, ऐसी ढेर सारी समस्याएं आज देश के सामने चुनौतियां बन के खड़ी हुई हैं। और भाइयों, तीसरा संदर्भ दिखाई देता है, एक संदर्भ है विदेश का, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है, पूरे वैश्विक संदर्भ है हमारे सामने। क्या संदर्भ है? हमारे विश्लेषक कह रहे हैं कि हमारा दुनिया जो है, भारत के अतिरिक्त दुनिया, अधिकांश देश बूढ़े हो रहे हैं। जब ये दुनिया बूढ़ी होगी, ये देश बूढ़े होंगे, तो इनकी कृषि, इनका उद्योग, इनकी शिक्षा, इनकी तकनीकी, इनकी चिकित्सा का क्षेत्र कौन संभालेगा? इनकी राजनीति, इनकी व्यवस्थाएं कौन नियंत्रित करेगा? निश्चित रूप से भारत। सारी दुनिया के विश्लेषकों ने यह माना है कि आने वाले दिनों में भारत से और पलायन होगा, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। वो ब्रेन ड्रेन हमारे लिए एक वरदान बनकर सामने आ रहा है। शायद एक बार फिर से विवेकानंद का उद्घोष सारी दुनिया के कोने कोने में गुंजायमान हो कि हम फिर से संस्कृति दूत बनकर सारी दुनिया पे छा जाएं। ये मांग रहा है विश्व हमसे यौवन। ये भारत जवान है, कोई सहायता की पुकार किसी जवान से करता है, बुढ़े आदमी से कोई नहीं आशा करता कि ये मेरी रक्षा कर लेगा, ये मुझे भोजन दे देगा, ये मुझे कंधा दे करके किसी अस्पताल तक पहुंचा देगा। सिर्फ एक यौवन से और यौवन से अपेक्षा होती है। इसलिए सारी दुनिया आने वाले दिनों में ये मांगेगी कि हमारे सामने ऐसा कुछ यौवन उभर कर आए भारत से, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे नियम, हमारी मर्यादाएं, हमारे कानून, हमारे यहाँ नीति, सारी चीज़ों की स्थापना करे और हमारे सारे तंत्र को संभाल ले। इसलिए भाइयों, आज जो स्थिति है, आज भी लोग जा रहे हैं विदेश। ढेर सारे बच्चे हर साल विदेश जाते हैं, कोई पढ़ने जाता है, कोई पैसा कमाने जाता है। पर आप देखेंगे गौर से, क्षमा कीजिएगा, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पर आप देखें अधिकांशतः उन लोगों में वो लोग होते हैं जो किसी पैसे के लालच में विदेश जाते हैं, और पैसे के लालच में विदेश जाते हैं, परंतु उनका जीवन उस स्तर का नहीं होता जो भारतीय कहला सकें। कोई आदमी यहाँ से जर्मनी गया, लोग चतुर्वेदी जी थे, किसी ने बहुत स्वागत किया कि साहब चतुर्वेदी जी आए हुए हैं। तो स्टेशन पे ही पहुँच गए, साहब चतुर्वेदी माने 4 वेद का ज्ञाता कोई आदमी आया हुआ है। स्वागत का बहुत बड़ा साजो सामान सजाया गया, उसको ले गए, सोले शायद वेद के विषय में बताएगा, वेद के विषय में बहुत ईगरनेस थी, परंतु जब वो व्यक्ति पहुंचा तो उसको 4 वेद का नाम भी स्मरण नहीं था। मित्रों, ऐसी स्थिति ना हो, हम ऐसे युवाओं को तैयार करें, ऐसे युवाओं की रचना करें, उनके जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएं, ऐसा संस्कृति दूत बनाएं, मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों से उनको ऐसी सजावट करें कि जब वो विदेश जाएं तो हमारी संस्कृति के दूत बनकर जाएं, इस हमारी भारतीय संस्कृति के एम्बेसडर बनकर के जाएं। वो संस्कृति का संक्रमण जो इन दोनों उल्टा हो रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर, इसको पलट कर आकर के आएँ, यहाँ से पूरब से पश्चिम की ओर फिर से देव संस्कृति लौटे और सारी दुनिया में दिग्विजय हो जाए। इसलिए ऐसे संस्कृति दूतों को खड़ा करना होगा। मैंने आपके सामने 3 संदर्भ रखे, वैयक्तिक, हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इन तीनों में जरूरत है सिर्फ यौवन की। इसलिए भाइयों, युवा आंदोलन का एक महान उद्देश्य रखा गया कि इस यौवन को ढूंढा जाए। जो काम के लोग हैं, जो हीरे हैं, उनको तलाशा जाए। देश के कोने कोने में जगह जगह से हीरे खोजे गए, तराशे जा रहे हैं। दूसरा काम तराशने का कि इनको प्रशिक्षित किया जाए, मूल्यों पर आधारित प्रशिक्षण हो, मानवीय मूल्यों पर, गरिमा पर आधारित प्रशिक्षण हो, इनके जीवन को ऊंचा उठाने का क्रम हो, इनको सजाने की बात हो और इनके श्रृंगार करने की बात हो। और तीसरी बात आती है नियोजन की। इसलिए युवा आंदोलन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में युवाओं की खोज कर रहा है, उनको परिष्कृत कर रहा है और इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि भाइयों,
अमृत पुत्रों, आने वाले समय के लिए तैयार हो जाओ, कमर कसकर खड़े हो जाओ, आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। इस बार परिवर्तन का चक्र घूमकर फिर भारतवर्ष में आ रहा है। इस बार केंद्र फिर से भारतवर्ष है। सारे संसार में भारतीय संस्कृति की दिग्विजय होगी, इसलिए हम सबको कमर कस के खड़ा होना होगा। तो भाइयों, ये कुछ ऐसे संदर्भ थे जिन संदर्भों को लेकर के हमको इस युवा आंदोलन को खड़ा करना पड़ा है। और एक महत्वपूर्ण बात, जो आंदोलन खड़ा हो गया उसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा बातें हैं जो मैं आपसे कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात यह है कि हम शुरू में कहीं कहीं जैसा जिसके मन में विचार आया, भगवान का प्रवाह तो अंतरिक्ष से उतर रहा है। गुरुदेव तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई प्रेरणा प्रदान करते हैं और उस प्रेरणा के अनुरूप व्यक्ति कुछ सकारात्मक सोच के साथ कोई काम शुरू करता है। किसी का भी लक्ष्य गलत नहीं होता। अब हमने बहुत सारे हमारे तंत्र खड़े हो गए, पूरे देश में ढेर सारे नाम से अलग अलग क्रम चल रहे हैं, अपना अपना संगठन बना लिया, अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कि हम संगठन और कार्यों की दृष्टि से एक रूप बन जाएं। हमारा संगठन और हमारा कार्य एक जैसा हो। जैसा हमारा संगठन है हमारे गायत्री परिवार का, इस संगठन के साथ हमारी संगति बने, हमारा सामंजस्य बने और हम कार्यों को उस तरह के कार्य लें जो मिशन घोषणा करती, वो हमारे मूल कार्यक्रम होंगे। तो हमारी संगठन और कार्यों में एक रूपता हो, एक हमारी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कोई भी काम अब सिर्फ कहने के लिए और फोटोग्राफी के लिए नहीं होंगे कि नेट पे आपने लोड कर दिया, फेसबुक में शेयर कर लिया, यहाँ तक सीमित ना हो। हमारे काम परिणामदायी बने, हमारे कामों के रिजल्ट्स आने चाहिए। कुछ भाइयों ने कुछ पॉकेट्स में देश में ऐसा काम किया है जो आज सामने उदाहरण दिख रहा है। हमारे भाई मनोज बैठे हुए हैं, उनने वृक्षारोपण का एक महान आंदोलन शुरू किया। आज पूरे देश में छप रही है उनकी न्यूज़ और दिख रहा है काम। पहाड़ियाँ हरी हो गई हैं। पटना के हमारे भाइयों ने 3000 बच्चों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, दिखता है काम। लोग देख कर कहते हैं कुछ काम हो रहा है। ऐसे कुछ परिणामदायी काम, योजनाएं हमको हाथ में लेनी होंगी। कैसे ऐसे कुछ काम करने होंगे जो हम सारी दुनिया को कुछ अलग अनुभव कराएं, हमारी छवि भी थोड़ी सी प्रगतिशील बन जाए, हम पांडित्य से अब रचनात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं, निर्माता और सृजता की भूमिका में आ जाएं, प्रचार से सृजता की श्रेणी में हम खड़े दिखाई दें। इसलिए समाज इस बात की आशा कर रहा है कि निर्माण कोई कर सकता है, सृजन कोई कर सकता है, तो सृजन की देवी गायत्री के पुत्र ही कर सकते हैं, हम सब युवा मिलकर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है कि हम देखते हैं इन दोनों रचनात्मक कार्यों की बहुत आवश्यकता आन पड़ी है। देश के सामने बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो तत्काल ना सुलझाई गई तो हमारे लिए बहुत मुसीबत का कारण बन जाएंगी। नदियां हमारी पूरी तरह प्रदूषित हैं। देख रहे हैं आप, जिन नदियों के विषय में कभी 2500 साल पहले वेंसांग या कौन फाइयान आया था, उसने लिखा था कि इस देश की नदियों में दूध बहता है, परंतु आज सब जगह मल मूत्र बहता है। एकदम पलट दी है बात हमने। हमको फिर से पलटना होगा, इन नदियों को शुद्ध करना होगा, इन नंगे पहाड़ों को फिर से हरा भरा करना होगा, धरती को फिर से एक हरी चुनर पहनानी होगी। इसलिए हम सबको मिलकर के कुछ रचनात्मक कार्य सोचने होंगे, ऐसे रचनात्मक जिनमें मिशन की एक उज्जवल छवि सबके सामने खड़ी होती। लोग देखकर दांत तले उंगली दबा लें और कहें कोई सृजन कर सकता है, कोई धरती को हरा कर सकता है, कोई पर्यावरण को शुद्ध कर सकता है, तो सिर्फ गायत्री परिवार है। लोगों के मुख से ये बार बार बात आती है कि निर्माण कोई कर सकेगा तो सिर्फ गायत्री परिवार। इसलिए भाइयों, एक बात महत्वपूर्ण ये है कि हम रचनात्मक कार्यों के साथ जुड़ें। हमारे पूज्य गुरुदेव ज्ञान के अवतार थे, वो ज्ञान स्वरूप ही थे। इसलिए ज्ञान यज्ञ हमारी प्रधानता में सबसे प्रथम होना चाहिए। अखंड ज्योति की सदस्यता बढ़ाएं, ना सिर्फ सदस्यता बढ़ाएं वरन उनको पाठक बनाएं, पाठक को साधक बनाएं, साधक को कार्यकर्ता में तब्दील कर दें। कुछ ऐसा हमारा प्रयोग क्षेत्र में चल पड़े। आज भी हमारा देश और सारी दुनिया मांग रही है गुरुजी का साहित्य, भाषांतरण हो अलग अलग भाषाओं में और दुनिया के कोने कोने तक हमारे साहित्य पहुँचे, ये बात है। भाइयों, मैं पुनः उसी वाक्य को स्मरण दिलाता हूँ, तत्त्वम असि, तुम वही परमात्मा के दिव्य और चैतन्य अमृत पुत्र हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्योवदत। अपने इस महान लक्ष्य को पूरा करो। गुरुदेव के इस महान स्वप्न को, इस महान संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना है। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति।